जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल घरों पे मस्त, बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त और पढ़ाई में लगे होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ में फिर से यहाँ पे हाजिर हूँ अग्नि सीरीज की क्लास 2 लेकर के। क्लास 1 आपके पास पहुँच चुकी है ऑलरेडी। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 2 मतलब तो क्लास 1 आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, आपने उसको देखा होगा बढ़िया से और उसमें कुछ नोट्स बनाए होंगे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज का जो काम था हमारा, जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसमें एक पैराजंबस का हिस्सा आया था, एक क्लोज टेस्ट का हिस्सा आया था। उसके ऊपर बच्चों आज थोड़ा सा डिस्कशन होगा हमारा कि ये कैसे किए जाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एक वीक जो होता है हमारे पास, जो पहला हफ्ता होता है 7 डेज से 8 डेज के बीच का, इसमें हमारे पास जो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम सीखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको टेक्निक से हिसाब में करना पड़ता है, जैसे कि पैराजंबल्स होते हैं या पैसेज होते हैं या फिर आपके पास क्लोज टेस्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है भाई बच्चों, पहले इनके ऊपर भी कमांड लाना है, साइड बाय साइड ग्रामर भी चलेगी हमारी। ठीक है, तो अगर आपको सर टाइम टेबल में तो आपने ग्रामर लिखी थी, यहाँ तो आप मुझे पैराजंबल्स करवा रहे हो, तो बेटा ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर अगेन। ठीक है, कोई अलग नहीं है, ये ग्रामर का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है कि अभी आप वो हिस्से मेरे साथ सीख रहे हो जो आपको बाद में दोबारा नहीं सीखने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर तो आप थ्रू आउट द सीरीज सीखते रहोगे मेरे साथ में, नए नए वर्ड सीखोगे हर रोज विकैबुलरी के अंदर भी, लेकिन जो आगे पास पैराजंबल्स PQR इसको हम बोलते हैं, या फिर आपके पास जो क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज में ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, उनको फिल करना पड़ता है, या फिर आपके पास जो और जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, तो ये टेक्निक्स आप में से एक दो बारी में सीखोगे और फिर इसकी प्रैक्टिस में लग जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस पहले वीक में ही आपके साथ में लेकर चलूंगा, और आज क्लास 2 में मैं आपको जो पैराजंबल्स के अंदर जितना भी दुख दर्द पीड़ा है ये आपकी मैं दूर करने वाला हूँ पैराजंबल्स के थ्रू। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ प्रैक्टिस वर्क भी दूंगा आपको, मैं टेलीग्राम में भी अपलोड होगी कुछ प्रैक्टिस वर्क आपके लिए, तो आप वहां से अच्छे से इसको देख करके फिर अपने अपने जितने भी आप वीकनेसेस हैं उसको दूर करेंगे। ठीक है, सो चलो बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सेकंड क्लास है अपनी अग्नि सीरीज के अंदर। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो ऑलरेडी, ओके, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो में अगर कुछ लगे आउटपुट अपना तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जुड़े हैं फिर से KGS डिफेंस देहरादून चैनल पे और KGS डिफेंस पे, दोनों ही चैनल्स आपको सब्सक्राइब करके रखने हैं, ये क्लासेस दोनों पे ही अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए, सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं आज के क्लास वर्क का। भाई हम शुरुआत करते हैं किसके साथ में, अपने पैराजंबल्स के साथ। मैंने गोल्डन रूल्स वगैरह के बारे में आपको पूरा बता दिया था, क्या क्या आपके पास सिलेबस ये पूरा बता दिया था मैंने आपको। तो बच्चों आज अब शुरू करते हैं पैराजंबल्स, ये क्या होते हैं, कैसे कर जाते, इनको सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर बात चलेगी। नाउ देखिए, जब आपको कोई दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसको बाद में आपके पास कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये आपके लिए श्योरिटी की रिप्लाई आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भले मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़े, डाउट्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो चलो नाउ पैराजंबल्स का तरीका देखो। पैराजंबल्स को साधारणतः हम क्या बोलते हैं, PQRS। क्या बोला जाता है इसको, PQRS, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, इस तरह से करके अलग अलग तरह से नाम आते हैं। ओके, ना बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि आपके पास जो पैराजंबल्स आते हैं, आपका NDA पेपर है या CDS पेपर है, चाहे आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर जैसे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वहां पे भी आपके मिलता है। ठीक है, नंबर्स फर्क होते हैं, जैसे अगर CDS की बात करूं तो वहां पे 10 और 10 का सेट, मतलब 10 इसके अंदर नॉर्मल और 10 इसके अंदर S1 S6 वाले होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, तो उनका कॉम्बिनेशन आता है। फिर उसके बाद अगर NDA की बात करें तो ये 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को। ठीक है, अग्निवीर में भी आपके पास 2 क्वेश्चन करीब इसके आप आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके और भी एग्जाम्स हैं, बैंकिंग में तो आप लोग जानते हैं कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वैसे आपके पास और एग्जाम्स हैं, सभी में कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, तो चलो इसको सीखते हैं तरीका कैसे करना है। सबसे पहली बात, पैराजंबल्स में बच्चा लोग यहाँ पे आपके पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइप 1, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 4 सेंटेंस होते हैं। टाइप 1 में कितने हैं, 4 सेंटेंस, 1 2 3 4 भाई, सिर्फ 4 सेंटेंस है बच्चों यहाँ पे। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर अगला आपके पास आता है टाइप 2, ये कठिन होता है थोड़ा सा, लेकिन साथ में जुड़े हो, कठिन वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में भाई है नहीं कुछ। ठीक है, हम करेंगे सब कुछ। ठीक है, जब तक नहीं आएगा हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर कमांड तो लाएंगे लाएंगे। ठीक है, तो टाइप जो आपके पास जो 1 था ये रहा, और टाइप 2 जो है आपके पास, इसके अंदर होते हैं बच्चे 6 सेंटेंसेस। कितने होते हैं, 6 सेंटेंस। एक सेंटेंस गिवन होता है S1, ये ऑलरेडी आपके पास गिवन होता है। उसके बाद फिर आता है नंबर 2 3 4 5, और फिर एक आता है S6 के नाम से, ये भी गिवन होता है। मतलब आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो आपको लास्ट सेंटेंस है ये गिवन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके पास क्या है, लास्ट सेंटेंस है, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा जाता है, गिवन होता है। अब इसमें अगला काम क्या है, इसमें ये ध्यान रखने का होता है बच्चा कि आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है सीक्वेंस के साथ में। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इसको ना जंबल कर दिया, जंबल मतलब जानते हैं क्या, उलझा दिया है इसको, सब इन्होंने आगे पीछे कर दिया है पूरा।
ठीक है। तो उसको अब कहते हैं कि हम सिस्टमैटिक अप्रोच आपको उस लगा करके, ग्रामर लगा कर या टेक्निक्स लगा करके इसको एक सीक्वेंस बनानी है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके या एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बन सके। ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? अब अगर बात करें हम लोग टाइप 1 को लेकर के, सिर्फ पहले प्रकार की बात करें, इससे हम शुरू करते हैं, इजी होता है ये। ठीक है। इसमें कितने हैं भाई? 4 सेंटेंस है, 1 2 3 और 4। इसमें तरीका क्या है? सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो अपने ऑप्शंस होते हैं ना नीचे दिए हुए, ए बी सी डी करके, ऐसे करके बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है। आपको सबसे पहला काम करना है इन ऑप्शंस को देखना है। जब हम 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि वहाँ पे ऑलरेडी एग्जामिनर ने हमें कुछ सीक्वेंस दिए रखे हैं। उन सीक्वेंस में से एक सीक्वेंसिंग सही है और बाकी 3 गलत है। हमें पहचानना है वो सीक्वेंसिंग कौन सी वाली है जो सही है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बना दिया आपके पास पी क्यू आर एस, एक बना दिया एस क्यू आर पी, एक बना दिया मैंने पी एस क्यू आर, और एक बना दिया मैंने एस आर क्यू पी के नाम से, बस इमेजिनेशन की तरह से समझने के लिए चीज़ को। ठीक है। ऐसे करके मैंने 4 एग्जांपल्स बना दिया आपके लिए। अब आपका काम क्या है? सबसे पहले आप देखना, यहाँ पे उसने आपके पास एक पी क्यू आर एस करके सेंटेंसेस का एक सीक्वेंस लिखा हुआ होगा। यहाँ पे एक सेंटेंस पड़ा होगा, यहाँ पे सेंटेंस होगा, यहाँ होगा सेंटेंस, ये सेंटेंस होगा, और ये आपस में उलझे हुए हैं। इनमें से वो कहता है कि ये 4 आपके पास सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस सही है, उसको आप लगा दीजिए। ठीक है। वो कौन सा होना चाहिए? तो इसके लिए टेक्निक क्या है, इसके लिए मेथड क्या है, जरा ध्यान से सुनना। नोट्स अपने बाद में आप फेयर आउट बनाओगे। ठीक है। तो जो मेथड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहली बात आप क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आपके पास, कि एक सीक्वेंस होता है ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग वर्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। एक वहाँ पे कहते हैं ना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आना चाहिए, उसके ऊपर बात चलती है। तो हमेशा जो कर्ता होता है ना, जो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कर्ता। वो पहले आता है, फिर आती है क्रिया, और फिर आता है आपके पास कर्म, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है, कर्ता क्रिया और कर्म की पेयरिंग्स होती हैं। ठीक है। पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है। अगर स्टेटमेंट हो, अगर क्वेश्चन होगा तो पहले भाई क्रिया आ जाएगी, ये फर्क होती है। ठीक है। क्रिया भी 2 तरह की हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग अब होता है और उसके बाद में आपके पास मेन वर्ब होता है। ठीक है। सहायक क्रिया और उसके बाद में मुख्य क्रिया, जो एक्शन इंडिकेटिंग वर्ड होती है, ये आपकी हेल्पिंग अब के बाद में लगती है, अगर हेल्पिंग अब है तो। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि आपको एक सबसे पहला काम करना है, ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है। उसके बाद में ये हिंट आपके पास काम करेगा। दूसरा बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर आपके पास ना कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं जो आपको मदद करेंगे सेंटेंस की सीक्वेंस लगाने में, जैसे कि फ्रेजल प्रेपोजिशंस। अगर इन पे आप कमांड ले आए तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अपने थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से बच्चों, ये अलग से बनाऊंगा अलग पेज पे। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि अगर आपको प्रेपोजिशन याद हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार कि आधा प्रेपोजिशन ऊपर और आधा प्रेपोजिशन नीचे, ठीक है, ये अलग अलग भागों में प्रेपोजिशन को डिवाइड कर देता है। तो उसमें आपको ईजी पड़ेगा लोकेट करने में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बिटवीन, इन बिटवीन होता है, ऐसे लगाया। ठीक है। अगर बोलता हूँ टी डबल और टू, उसके बाद में टी और टू की पेयरिंग हो जाती है, तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस, ठीक है, इनकी, या फिर जो इडियम्स होते हैं, मुहावरे, इनकी ना पेयरिंग्स पे ध्यान देना है। ठीक है। इनकी क्या पेयरिंग करी गई है उस पर आपको फोकस रखना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चा इसमें एक तीसरा पॉइंट और काम आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर से इसमें होता है कि देखो, फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, स्टार्ट नहीं होता। किनके साथ में स्टार्ट नहीं होता? ठीक है। लोग कहते हैं होता, मैं कहता नहीं होता, इसका ध्यान रखो। ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव से, विशेषण से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है सामान्यतः। ठीक है। उसी तरह से किसी कंजंक्शन से या फिर किसी प्रीपोजिशन से, ठीक है, हमारा अधिकतर सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस हैं कि कभी ऐसा लग जाए, बहुत रेयर चांसेस। ठीक है। तो ज्यादातर एग्जाम्स में आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव से, कंजंक्शन से या प्रीपोजिशन से हमारा वाक्य स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमें तो देखो 4 सेंटेंस अरेंज करने हैं। हमारे को पहला सेंटेंस निकालने की देर है, हमारे को अपना आप आंसर आ जाएगा, एक चेन की तरह सब खिंचते आ जाएंगे हमारी तरफ। ठीक है। लेकिन बस पहला आंसर निकालने की देर है। तो इतना आपने ध्यान रखते हुए समझना है कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ये स्टार्ट नहीं होता किससे, एडजेक्टिव से, कंजंक्शन से, प्रीपोजिशन से। ठीक है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, जो मेन वर्ब होता है इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से हो सकता है अगर वो सवाल है तो, लेकिन मेन वर्ब से वो स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ों को ध्यान रखने के बाद में आप और चीज़ों को ध्यान रखने वाले हो, वो एक फोर्थ पार्ट आता है आपके पास, थोड़ा सा सेंस ऑफ द सेंटेंस।
ठीक है। अब आपको कहोगे सर हमारे को तो सेंस निकालने में दिक्कत आती है, हमारी तो ग्रामर वीक है। ठीक है, ग्रामर भी वीक है, वोकैबुलरी भी वीक है और अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी के अंदर बताया था कि आपके एडिटोरियल्स भी करवाऊंगा, यहाँ पे आपको रीडिंग हैबिट्स लानी है, आपको स्पीकिंग हैबिट्स तो लानी ही लानी है, आपको लिसनिंग हैबिट्स भी डेवलप करनी है। ठीक है, मीन्स यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, गुड स्पीकर। ठीक है, सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी, तो आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ों पर कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये भरोसे से काम करना है कि आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके अपने आप को बेटर बनाते जाना है एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। उसमें जो देखो बेटर बनने में जो भी मेरी तरफ से मदद मिलेगी या टीम केजेस की तरफ से मदद चाहिए होगी वो आपको पूरी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई सेंस ऑफ सेंटेंस के ऊपर भी। अब इसके बाद तो इसका एग्जाम्पल वर्क होगा थोड़ा सा, लेकिन चलो टाइप 2 भी सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने टाइप 2 सीख लिया ना तो टाइप 1 लगाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, टाइप 2 के भी लॉजिक देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या लॉजिक्स हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चे बना टाइप 1, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, अभी लॉजिक बताया, मेथड बताया कि भैया कैसे इसको हमें सोल्यूशन में लगाना है। अभी मैं इसका एग्जांपल वर्क करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये क्लास वर्क रोज के रोज चलेगा। आप जब भी मेरे साथ काम चलो करोगे रोजाना 1 घंटे की वीडियो में, तो उसमें हमारे पास यूजुअली हम लोग अपना वोकैबुलरी और PQRS और लगभग डेली बेसिस पे ही करेंगे। ठीक है, मतलब जो अगले जो 6-7 दिन के बाद की क्लासेस होंगी, जो टाइम टेबल तब बन के आएगा तो उसमें ये डेली बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, देन चलो अगला टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास टाइप 2 आ जाता है तो इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर जरा गौर करें। जो टाइप 2 है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 6 सेंटेंस हैं, 1 2 भाई 3, फिर यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6। अब इसमें ना जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा आपको ये गिवन होता है। ठीक है, ये पहले से उपलब्ध कराया गया है, उन्होंने बोल दिया बाकी यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट से। और जो छठा सेंटेंस है इसको भी उन्होंने बता दिया है कि ये लास्ट सेंटेंस है आपका, इस पे सेंटेंस एंड होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस है, ये सिक्स्थ वाला है। ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है। अब वो कहते हैं हमने सेंटेंस नंबर 2 3 4 5 को जंबल कर दिया है, आप एक उचित सीक्वेंस बताइए। और फिर से क्या करते हैं, इसके लिए बच्चों आपके पास फिर से ऑप्शंस ओपन कर देते हैं A B C और D करके, और फिर से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कि SQRP, ठीक है, PQRS, ठीक है, RSQP, ठीक है, ऐसे बना करके ऑप्शंस लिख देंगे वो। ठीक है, या फिर PSQR, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन लिख दिए। और फिर वो कहते हैं कि चलो भाई काम करो, हमने आपको 4 ऑप्शन तो दे ही दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही वाला है, उसके हिसाब से अपने अरेंजमेंट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, तरीका क्या अपना है सर। ठीक है, तरीके में थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 2 रूल काम करेंगे खाली अब यहाँ पे, या 3 रूल करीब कह सकते हैं। एक तो ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के ऊपर। देखो सेंटेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मतलब सब्जेक्ट तो बेटा लग चुका है ऑलरेडी, तो आपको आगे का ध्यान रखना है, आपको ये जो क्रिया और कर्म वाली बातें इन पे फोकस करना है। ठीक है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है फ्रेजल वर्ब्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हिस्सा इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजल प्रेपोजिशंस, ये ध्यान रखिएगा। ओनेस प्रेपोजिशंस और आपके जो एडियम्स, ठीक है, इनको आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। उसी तरह से कुछ आपके पास कंजंक्शंस की जो पेयरिंग्स हैं उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्पिंग हाउस और मेन हाउस की जो पेयरिंग होती है उनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है कि पेयरिंग्स ऑफ कंजंक्शंस, जैसे कि आप देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, हमें पता है कि आइदर के बाद में नॉर आता है। ठीक है, हमें नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो लगाना पड़ता है। अब सपोज किसी पी वाले ऑप्शन के अंदर उसने नंबर 2 के अंदर यहाँ पे वही करेगा, फिर वो PQRS लिखेगा, PQRS करके 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट करने कहेगा, मैंने तो उसको जंबल कर दिया, अब आप बताओ कौन सा सही है। तो मुझे नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा हुआ दिख रहा है, तो मुझे पता है कि अगर P में बट ऑल्सो लिखा तो P से मेरा पहला जो दूसरा वाक्य तो बनेगा नहीं, तो तीसरा चौथा पांचवा हो सकता है, क्योंकि बट ऑल्सो तो सेंटेंस के बाद में लगता है। ठीक है, नॉट ओनली पहले आता है, तो मैं देखूंगा भाई नॉट ओनली कहाँ दिया गया है, उसके हिसाब से पेयरिंग करूंगा। तो ये सब सीक्वेंसिंग आपकी धीरे धीरे करके बनती जाएगी विद प्रैक्टिस। ठीक है, ये वाला ऐसा बच्चा लोग आपके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, ये जो S2 वाला है, S1 S6, अच्छा इसको नाम क्या दे देता है वो, इसको S1 कह देता है, और इधर इसको कह देता है S6 के नाम से। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेंटेंस दिया गया है जो अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया जैसे राम, ठीक है, हैज़ बीन, उसके बाद कॉमा लगा दिया है, फिर यहाँ पे P, फिर यहाँ पे आपके पास Q, फिर उसके बाद में फिर कॉमा लगा करके R, फिर उसके बाद कॉमा लगा करके S।
ऐसे भी पेपर के पैटर्न में आया है। और कई बार क्या होता है बच्चा लोग कि यहाँ पे ना ये लोग यहाँ पे कॉमा ही नहीं लगाते। ये लोग क्या करते हैं, पी के बाद में यहाँ पे जो सेपरेशन है, सेग्रीगेशन है, वो करते ही नहीं उसको सेपरेट, ये कॉमा लगाते ही नहीं उसके अंदर। तो बच्चे क्या सोच लेते हैं कि वो जो बिना अंडरलाइन करा वाला भाग है शायद मिसप्रिंट रहा होगा, वो अंडरलाइन नहीं हो पाया, तो पी का ही भाग मान लेते हैं उसे। तो आप ये गलती ना करना, पेंसिल से हल्का सा ध्यान रख लेना इसको बना करके पेपर पे कि ये आपके पास जो अपना पोर्शन है ये क्या है, ये S1 के बराबर है। ये हिस्सा किसके बराबर, जो अंडरलाइन नहीं हो रखा है ये S1 के बराबर है। ठीक है, पहले मैं फॉर्मेट तो बता रहा हूँ ना आपको, फिर इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट पहचान गए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मेरे को तरीका लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी थी। इसमें आपके पास ये हिस्सा जो माना जाएगा आपके पास माना जाएगा S1 के बराबर। तो आई होप इतना आपने नोट बना लिया होगा। ठीक है, वीडियो को आपको बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा और कमेंट्स मुझसे फिर पूछने पड़ेंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी चलेंगी आगे जा करके। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलो बच्चों, अब ये तो मैंने बना दिए, अब मेरे को करना है इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस को लेके। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई एग्जाम्पल्स पे कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गए भाई कुछ इस तरह से हैं। सेंटेंस के अंदर आपके पास ये टाइप 2 वाले सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। देखो यहाँ पे ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे छठा दिया हुआ है। तो मतलब ये क्या है, ये टाइप 2 वाला एग्जाम्पल हुआ जिसके अंदर 6 सेंटेंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से पहला सेंटेंस गिवन है, आखिरी सेंटेंस गिवन है, देख सकते हैं आप, ये चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स, ये गिवन है ऑलरेडी। और सम ऑफ देम प्ले म्यूजिक टू, ये सेंटेंस गिवन है। मतलब इनको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इनसे सेंटेंस शुरू होगा और इस पे सेंटेंस खत्म होगा। बीच का हिस्सा उसने उलझा दिया है, कहते हैं मैंने बीच का हिस्सा जंबल कर दिया, अब आप बताओ क्या करोगे। मैं कहा ठीक है सर, ऑप्शन दो मुझे, कौन से आपने ऑप्शंस दिए हैं। तो कहते हैं भाई देखो, एक आपके पास पी से स्टार्ट है, एक क्यू से स्टार्ट है, एक एस से स्टार्ट है, एक आर से स्टार्ट है। मैं कहा तो चारों ही हो गए सर, कहता हाँ जी ये चारों ही हो गए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है सर, अब सबसे पहली बात मैं तलाशूंगा कौन सी चीज़ को, फॉर्मूला को, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। ये दिमाग में मेरे घूमता रहेगा, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स, केवल बच्चे वो नहीं है जो पतंग उड़ा सकते हैं। मतलब नॉट द ओनली वंस, लेकिन वो है ना नॉट ओनली, दिख रहा है आपको ये नॉट ओनली, तो बट ऑल्सो भी तो कहीं होता है, ये भी तो चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस के अंदर अगर मैं पी से बनाता हूँ, चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देयर आर काइट्स फेस्टिवल। अब यहाँ पे काइट फेस्टिवल कहाँ से आ गया, ठीक है, आप ये सोच के देखो। ठीक है, फिर देखो क्यू से अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ऑड क्या लग रहा था, एक काइट फेस्टिवल, इसका तो जिक्र ही नहीं करा पहले उसने लाइन 1 में। फिर देखो दीज एक्सपर्ट्स, क्यू से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, सी वाले ऑप्शन में क्यू से लग रहा है, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करता हूँ तो भैया यहाँ पे ये दीज एक्सपर्ट्स कौन है, क्या आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया जा रहा है चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वन हु कैन फ्लाई काइट्स, उसके बाद में बोलता है दीज एक्सपर्ट्स, ये कुशल लोग, ये ट्रेंड लोग, ये कौन लोग हैं ये तो पता ही नहीं मुझे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्यू से भी नहीं स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, यहाँ पे पी से भी नहीं हो सकता था, क्यू से भी नहीं हो सकता था। अब बचा क्या, एस और आर। अब बना के देखते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स। उसके बाद देखो ना, अगर मैं ऐसे शुरू करता हूँ, सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स, कौन से टाइम्स, ये भी तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये कौन से समय की बात कर रहा है। तो मतलब आपके पास जब लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एलिमिनेशन। मतलब जो मिसमैच्ड है उन्हें हटाते जाओ, उन्हें एक एक करके रिमूव करते जाओ उसकी लिस्ट में से। तो अब बच्चों किस पे, एक राइट आंसर पे। अब ये बनेगा आर के साथ में, क्योंकि ऑप्शन एक ही है ना आर के साथ में, कोई और आर दिख रहा है इसके अंदर आपके, वो नहीं है कोई और आर, एक ही आर से बन रहा है। तो बना के देखो पूरा सेंटेंस मेरे साथ में, आपको लॉजिक भी लगेगा। चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स, फिर ये आर उठा रहे हैं, काइट फ्लाइंग इज अ गुड लेजर एक्टिविटी फॉर पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन, दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा किसको बोल दिया, पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया, विद देयर चिल्ड्रन। फिर एस लगाएगा, सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स। ठीक है, जब होता है ना ये वाली बातें। उसके बाद में क्यू का इस्तेमाल आया। ठीक है, फिर आपके पास आया दीज एक्सपर्ट्स, देखो कौन सा था, बाय सच एक्सपर्ट्स, और ये एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, दीज एक्सपर्ट्स आर मोस्टली अडल्ट एमेच्योर काइट फ्लायर्स। और फिर ये लोग क्या करते हैं, सम ऑफ देम प्ले म्यूजिक टू, ऐसे बना करके। इसका आंसर आप क्या लगा के चलोगे, डी वाला ऑप्शन। और भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके लिए आपको हफ्तों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके 10 या 15% का इंप्रूवमेंट आएगा। आप ये मत सोचना कि एक लेक्चर में मैं इस चीज़ को सीख जाऊंगा या 2 लेक्चर में सीख जाऊंगा। बच्चों इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको टेक्निक को समझने में ही काफ़ी समय निकल जाता है।
बस आप गिव अप ना करना, आप प्रैक्टिस लगातार मेरे साथ करते रहना। मैं रोज के रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा इससे कि आपको 5 से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन रोज लेके आया करूंगा, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस से ही काम आएगा। ये एक दिन 2 दिन का काम नहीं है बेटा, ठीक है। और एक दिन में मत सोचना सर मेरे को तो ये लगे ही नहीं एक भी, धीरे धीरे करके लगने शुरू होंगे। या तो ऑफलाइन वाले बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो आप तो ऑनलाइन में बैठे हो उस समय, ठीक है। तो ऑफलाइन में भी कई बार होता है कि बच्चों को सामने बैठे मैं उनको सॉल्व सामने बुक में करके बता रहा हूँ, फिर भी वो 2-3 बारी में समझते हैं, ठीक है। तो आपको भी बस पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है, समय के साथ ही आपको अपना पा जाएंगे। फिर कहोगे सर ये तो फुल ऑन स्कोर आ रहा है, फुल 10 on 10 बिल्कुल सही हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरी श्योरिटी आपको अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्से में एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टेक्नोलॉजी वाला सेंटेंस है। जरा ध्यान से देखिए फिर से आप लोग, ठीक है। अब क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ चलो आपको मैं समय दे रहा हूँ बना के देखो, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या तरीका लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेक्शन होगा उसमें मैं आपको 30 सेकंड्स का एक विंडो होगा, तो 30 सेकंड्स में आपको देखने के लिए दूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो साथ साथ, मैं हाथों हाथ आंसर लगाता जाऊंगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप 30 सेकंड्स में जो अभी अपना वो देखोगे, पॉज करके देखोगे आप लोग तो ऑफ कोर्स, तो मैं फिर उसके बाद आंसर बोलूंगा 30 सेकंड के बाद में, आप लोग उस बीच में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर सहित मुझे आंसर लिख के बताओगे सर मुझे इसका ये आंसर लगता है। फिर अपने आपको टैली करोगे आप लोग कि वो आंसर आपसे मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उसको आंसर लिखना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क का नंबर डाल करके, ठीक है। और अगर डिसएग्री करो, कहो सर मेरे को तो ये ऑप्शन लग रहा है, तो वो भी डालना कि सर मुझे तो ये ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, कमिंग डेज में लाइव भी आ जाएंगे तो फिर आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे भी S1 दिया हुआ है और यहाँ पे भी S6 दिया, तो फिर से क्या आ जाता है आपके पास टाइप 2, ठीक है। वो दूसरे तरह वाला सेंटेंस था टाइप 2 वाला। अब देखो बनाया क्या ऑप्शन, S से स्टार्ट हो रहा है और P से स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चों एक चीज़ को ध्यान रखो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग, स्मार्ट वर्क, अकल का इस्तेमाल। देखो बेटा, जब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो P और S से ही दिए गए हैं, जब ऑप्शन P और S से ही दिए गए हैं और मुझे 6 सेंटेंसेस को अरेंज करना है, तो एक बात पक्की हो जाती है कि नंबर 2 वाला जो हिस्सा है जो मुझे ढूंढना है कि दूसरा सेंटेंस कौन होगा, ठीक है, वो किन से स्टार्ट नहीं होगा। देखो मुझे साफ समझ आ जाता है कि जब यहाँ पे P है और यहाँ पे S है केवल, जब जस्ट P है एंड देर इज ओनली S, तो व्हाट आई कम टू नो इज कि भाई यहाँ मुझे जो ऑप्शंस छोड़ देने हैं नंबर 2 के हिसाब से, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन जो नंबर 2 नहीं हो सकता वो कौन नहीं हो सकता, एक तो यहाँ पे आपका S ऑप्शन दिया हुआ है, एक P दिया है, तो Q नहीं हो सकता और R नहीं हो सकता। तो इनको ना हल्का सा क्रॉस लगा दो कि ये नंबर 2 के लिए काम नहीं आ सकते, ठीक है। नंबर 2 में आपको Q का ऑप्शन और आपको R का ऑप्शन नहीं सोचना है, क्योंकि उसके तो ऑप्शन छपे ही नहीं है। कितना आसान काम हो जाता है, जो आप 4 सेंटेंस अरेंज करने बैठ जाते हो बिना ऑप्शंस को पढ़े, वो मत करना, स्मार्ट वर्क करना, ये रीजनिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या बना आपके पास, सेंटेंस आता है टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये एंड है, ठीक है, एंड स्पिरिचुअलिटी। तो क्या बनता है कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि हमें आराम मिल सके, ठीक है, एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट, ठीक है, टू आवर माइंड। और जो हमारे कहना कि धर्म या हमारी जो कहते हैं जो पूजा पाठ जो होती है, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, ये हमारे क्या करते हैं, मन को शांत करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमारे शरीर को आराम पहुंचाता है और जो हमारे स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, वो हमारे मन को शांति प्राप्त करवाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बनी। अब आके देखिए ऑप्शन एस से बना के देख लेते हैं एक तो, ठीक है, इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज टू साइंस, मतलब वेस्ट में मतलब दूसरे कंट्रीज में वहाँ पे जो रिलीजन था वो हमेशा साइंस के विरोध में रहा है, ठीक है। आगे देखें पी से एक ऑप्शन बना के देख लेते हैं, ठीक है, बट इन इंडिया दैट नेवर हैपेंड, रिलीजन हैज ऑलवेज एनकरेज्ड साइंस। अब देखो पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी इज मेंट, अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था ये पीस ऑफ माइंड के ऊपर, तो अगर बोलता हूँ बट का होता है मगर, मगर का मतलब क्या है कि इससे पहले कोई नेगेटिव चीज रही होगी। बट का काम क्या है, बट जो होता है ये एडवर्सेटिव नेचर का होता है, ठीक है। मतलब क्या मैंने बोला कि सर ही विल कम बट लेट, सर वो आएगा तो लेकिन देर से। तो एक हिस्सा पॉजिटिव होता है, एक हिस्सा नेगेटिव होता है। बट का जो अगला हिस्सा होता है फिर वो ना नेगेटिव वाला केस या जो भी बनता है, बट क्या बनाता है, विरोधाभासी बातें करता है। अब यहाँ पे क्या विरोधाभास बात हुई, अगर मैं पी से लगा कर चलूं, बट से अगर मैं लिखूं अगला नंबर 2, तो बट का कोई लिंक भी तो लगेगा, लिंक तो है ही नहीं यहाँ पे। टेक्नोलॉजी इज मेंट टू ब्रिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड, बट इन इंडिया दैट नेवर हैपेंड, तो क्या नेवर हैपेंड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रख के चलना है, पी से ऑप्शंस भैया हो जाएंगे रद्द,
ये नहीं चाहिए। अब ये स्टार्ट होगा एस के साथ में, या तो ये स्टार्ट होगा एस आर से, या ये स्टार्ट होगा एस क्यू से। अब बना के देखो मेरे साथ में, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं एस आर का लिंक। सबसे पहले आई लाइन, टेक्नोलॉजी इज मेंट टू फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज टू साइंस, ठीक है। उसके बाद अगर ये आर लगाता है यहाँ पे, हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस। देखो कहाँ साइंस की बात कर रहा है, यहाँ रिलीजन की बात हो गई, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, एस क्यू का ऑप्शन। बना के देखो इस बार, आपको मैच करके शायद मिल जाए। इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज टू साइंस, वो हमेशा उसके विरोध में रहा था। ये लाइन को ध्यान रखनी है, अपोज टू साइंस। क्यों, देखो साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, उनको अनुचित रूप से परेशान किया जाता था। परसिक्यूटेड होता है परेशान करना किसी को, ठीक है। धर्म के नाम पे उनको कहते हैं कि वहाँ पे साइंस को विरोध करते थे, तो वहाँ पे उनको परेशान किया जाता था उसके नाम पे, ठीक है। तो ये एस क्यू से लिंक बन रहा है, पी लगा के देखो। उसके बाद बट इन इंडिया डैट नेवर हैपेंड, रिलीजन जो धर्म है उसने हमेशा साइंस को बढ़ावा दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास, हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस, मतलब ये कभी नहीं थे अलग अलग। यहाँ पे धर्म और जो हमारी कहते हैं ना साइंस, ये सब आपस में मिल करके चलती थी, है ना। तभी तो इंडिया को सबसे विकसित देश मानते थे, सोने की चिड़िया जब थे हम लोग, ठीक है। तो ये तो अंग्रेजों ने खराब कर दिया सब कुछ। तो इसमें आगे देखो, दे इंटरट्वाइंड विद द लाइफ म्यूजिक आर्ट ड्रामा एंड ऑल, ठीक है। इंटरट्वाइंड होता है आपस में मिल जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में ताना बाना बुनना आपस में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वर्ड मीनिंग भी देखो थोड़े बहुत प्रैक्टिस में लाने ही पड़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आपके पास आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है आपके पास अपना सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको उसको बनाना था, थोड़ा सा टफ जरूर पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर से कहूंगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, थोड़ा सी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब नंबर 1 से वापस रीस्टार्ट करते हैं, मोर प्रैक्टिस है ये, और प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी हम लोग, ठीक है। फिर मैं आपको जाते जाते अभी क्लास के बारे में बताऊंगा कि ग्रामर क्लास कैसे रखनी है, कैसे चैप्टर शुरू करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा हमारा, ठीक है। जाते हुए बताऊंगा आज। तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि आपके पास अब देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए इसके अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास नंबर 1, बोर्ड पर है। मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी पूरी मिल जाए। 30 सेकेंड्स के बाद में मैं आंसर दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने वीडियो को देखते देखते ही अभी आंसर की वेट मत करना कि आपने थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके आपने निकाल लिया आंसर्स, वो मत करना। पहले 30 सेकेंड से पॉज कर दो वीडियो को, और उसके बाद अपने आंसर निकालो कॉपी में, और फिर वापस मेरे को देखो कि मैं आंसर क्या दे रहा हूँ। 30 सेकेंड्स का मैं पॉज ले रहा हूँ। चलो स्क्रीन क्लियर कर दिया मैंने, जल्दी से बनाइएगा और ध्यानपूर्वक बनाइएगा। तीस सेकेंड्स का पॉज है बस आपके पास। चलिए आंसर देखिए बेटा, आप लोग आई होप अपने आंसर नीचे लिख चुके हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नंबरिंग के साथ करिएगा, मोर प्रैक्टिस के अंदर में नंबर 1 में नंबर 2 में ऐसा लगेगा, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। करना कोशिश है, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। कोशिश करो, भले ही गलत हो जाए लेकिन कोशिश करो, ठीक है। चलो इधर देखो, अब सबसे पहली बात, अ हाई परसेंटेज ऑफ, सबसे पहली लाइन ये दी गई है, और इसमें ऑप्शंस को चेक करना काम सबसे पहले होता है। तो पहले अपने ऑप्शंस को चेक करो आप कि इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन में भैया एक एस है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, चार ही हैं। तो काम और सरल है, कोई मुश्किल नहीं हुआ और काम इजी हो गया। अब सिर्फ एक ही लिंक लगाना पड़ेगा। तो ये कितने वाला है भैया, ये S1 S6 वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये S1 है, ये S6 है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला लगा कर पूरा चलेंगे अपना। तो क्या लिखते हैं भैया, अ हाई परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद में कैरी करता है नाउन को, ठीक है। अब देखो नाउन कहाँ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन कोल्ड वेदर। तो वॉट इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में क्या, हाई परसेंटेज ऑफ इन वॉट इन कोल्ड वेदर, लेकिन इन कोल्ड वेदर क्या चीज़ है, बता ही नहीं रहा भाई वो। तो इसलिए पी ऑप्शन नहीं चाहिए सर, हटा दीजिए इसे। पी ऑप्शन हमारे को बी को कर देना पड़ेगा कैंसिल, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखो, आई हाई परसेंटेज ऑफ एंड लगा दिया, क्यू, क्यू भी हटाओ क्योंकि एंड तो कंजंक्शन हुआ। ऑफ के बाद में प्रेपोजिशन के बाद में तो नाउन लगता है बच्चों, ये कंजंक्शन कैसे लगा देगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मुझसे आप ग्रामर भी सीखोगे ना, तो ये और स्ट्रांग हो गया आपके पैराजम्बल्स। तभी तो मैंने कहा था मैं स्टार्टिंग में करवा देता हूँ इसको, टेक्निक का हिस्सा। और जैसे जैसे आप ग्रामर सीखते जाओगे ना मेरे साथ में और वर्ड मीनिंग तैयार करते जाओगे, ये और स्ट्रांग होता जाएगा। अगर मैं आखिरी की वेट करता ना कि एग्जाम आएगा तब मैं करा दूंगा, तो फिर बहुत लेट हो जाता है, फिर तब तक तो कमांड नहीं बन पाता, ठीक है। अभी से शुरू करोगे तो तब जाके एग्जाम तक कमांड बनेगा, ओके। तो चलो अब देखो, यहाँ पे भी हार्ट फेलियर लिखा हुआ है और हार्ट अटैक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो दोनों ही नाउन है,
अब पिक करने वाली बात है, या तो ये आर से या तो ये एस से है। अब लिंक लगाना, अ हाई परसेंटेज ऑफ किस चीज को होता है भैया, ऑफ हार्ट फेलियर ऑन मंडे, देन क्या करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन देता है। अब ये किससे कंपैरिजन दे रहा है ये बताओ, ये किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, कोई हिंट ही नहीं मिल रहा मुझे अब तक कोई कंपैरिजन का। तो ये बात पक्की हो जाती है कि सर ये जो सेंटेंस है ना, ये इस एस से स्टार्ट होना चाहिए था। आई होप आप लोग आंसर भी निकाल चुके होंगे, और आंसर के अंदर आप ए क्लिक करोगे, आप बोलोगे अ हाई परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक्स अकर। ठीक है, अकर के बाद में क्या लगा, पी का इस्तेमाल, इन कोल्ड वेदर, सर्दियों में लोगों को दिल के दौरे ज्यादा पड़ते हैं। ठीक है, मैं देखते हैं बूढ़े लोगों को, तभी हम लोग अपने घर में जरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं सर्दियों के मौसम में। ठीक है, क्या लिखते हैं उसके बाद, क्यू का ऑप्शन, एंड मोर पीपल एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या करते हैं एक्सपीरियंस ज्यादा वो, आर का इस्तेमाल, हार्ट अटैक हार्ट फेलियर्स ऑन मंडे देन ऑन एनी अदर। देखो पेयरिंग कैसे बनती है, देन, और देन के साथ में क्या है, एनी अदर। ठीक है, कहते हैं ना अदर के बाद में देन आता है, ये अदर के साथ में देन आता है। अदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, देन के साथ होती है। समझे कुछ, तो क्या लिखा उसने, ऑन मंडे देन एनी अदर डे ऑफ द वीक, इस तरह से करके। तो एक जैसे कंजंक्शंस के लिंक है, मैंने कहा ना चैप्टर सीखने पड़ेंगे बच्चों। जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे, कमांड गेन होता जाएगा, ग्रामर में भी कमांड आएगा और इस हिस्से में भी आएगा। ठीक है, पैसेज करवाऊंगा, एडिटोरियल शुरू करवा रहा हूँ आप लोगों के, बहुत सारी एक्टिविटी करवाऊंगा, फिर स्पोकन क्लासेस भी लेके आऊंगा आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें करते करते आपको पूरी प्रैक्टिस मिल जाएगी, भरोसा रखना बस। ठीक है, और डेली वीडियो देखना, जैसे वीडियोस आपके पास अपलोड हो जाती है, आपको पता है कि एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको एक रेगुलर क्लास की तरह से पढ़ना है। और ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश की थोड़ा है, इसमें साइंस की वीडियो है, इसमें मैथमेटिक्स की वीडियो है, शुभंकर सर आपको साइंस की वीडियो दे रहे हैं, विशाल सर आपको पॉलिटी की वीडियो दे रहे हैं, आशीष सर आपको ज्योग्राफी की वीडियोस देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास इंग्लिश का डिपार्टमेंट है पूरा, इंग्लिश स्पीकिंग का भी और इंग्लिश ग्रामर का भी। फिर आपके पास मैथ्स के लिए विपिन वर्मा सर आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएंगे भाई, जिसके लिए आप कोर्स लेते हो वो आपको यहीं मिल जा रही है पूरी क्लासेस। ठीक है, तो फायदा उठाना बच्चों उसका पूरा। ओके, और ये एक दिन दो दिन वाला नहीं है कि जोश की भाई एक दिन दो दिन में ठंड होके बैठ जाओ, लगातार जुड़े रहना। हम लोग नहीं बैठ रहे हैं, देखो इतने दिन भर सुबह से पढ़ाने के बाद भी रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोग के लिए, तो सोचो कि कुछ ना कुछ महत्व तो होगा ना, कि एग्जाम में कहीं ना कहीं तो काम आएगा ये। तो इसको इस तरह से लेके चलना। ठीक है, देखो मेरा सिंपल, आपको पता है कि आप लोग कई लोग तो मुझे काफ़ी समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि मेरे को शेर व शायरी है, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मैं नहीं करता अपनी क्लास में वो चीज़ें, है ना। मेरी क्लास सिंपल प्लेन चलती है। प्लेन क्लास में मैं आपको रूल्स बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, और आपको बस एग्जाम क्लियर करवाना है। जैसे इस बार सीडीएस का पूरा पूरा पेपर लगभग जो पढ़ाए हुए नोट्स से उसमें से आ गया, एनडी में पूरा पेपर किया गया, एग्जैक्टली क्वेश्चन भी वो मिल गए जो आपके पेपर के कहते हैं कि बुकलेट में लिखे हुए थे, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए थे। वो मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत महान, ऐसा नहीं, सब टीचर्स ने वो करा, प्रियांशु सर ने करवाया, उन्होंने भी वो चीज़ करवाई थी। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये आता है ना कि मतलब आपको प्रैक्टिस से जुड़े हो, अभी आप इस चैनल पे मेरे साथ प्रैक्टिस में जुड़े हो, तो आपको डेडिकेशन से जुड़ना है। ठीक है, एक दिन का जोश नहीं होना चाहिए खाली, है ना, 9 डेज वंडर नहीं होना चाहिए, मतलब ये काम लगातार वाला प्रोसेस है, धीरे धीरे करके बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बस बढ़िया से काम करना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना बच्चों। फिर से कहूँगा, वो शेरो शायरी करके अपने बाल वाल खींच करके वो काम भैया मुझसे ना होता, सीधी बात है। सिंपल प्लेन बढ़िया से ग्रामर पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिशन क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 में क्या लगता है भैया, तरीका देखो, आपको फिर से पता ही है, आंसर आया होगा, लगा चुके होगे आप लोग। तो क्या बनता है, क्लाइमेट चेंज ड्यू। अब हमको भैया एक चीज पता है, अच्छे से समझ आती है कि ये ड्यू के बाद में क्या लगता है, टू, की वजह से, ड्यू टू। ठीक है, अब ऑप्शन तलाशो, पी दिया है और क्यू दिया, पी दिया है, एस दिया और आर दिया है, क्यू नहीं है। जब क्यू नहीं है यहाँ पे, तो क्यू से तो सेंटेंस स्टार्ट होने से रहा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्यू तो दिया ही नहीं इसने बंदे ने यहाँ पे, तो इसमें वही काम करना था भैया, पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये समझ आ जाता है कि ये नंबर 2 से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो श्योर हो गया। ठीक है, अब टू से मतलब कौन सा स्टार्ट नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, ये वाला केस, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं ना उसका। तो बचा कौन सा, अब देखो क्लाइमेट चेंज ड्यू, अब देखो ड्यू टू होता है भैया। अब क्या क्लाइमेट चेंज राइस प्रोडक्शन से होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या धान की या चावल की खेती से क्या हम लोग कहते हैं बारिश का कोई उससे लिंक है क्या, नहीं, है ना। तो ड्यू टू ये नहीं कि देखा पहला 2 पी में लगा, लो सर लगा दिया आंसर 2 की वजह से, आपने कहा था 2 लगाना था सर, 2 जोड़ दिया मैंने पी के अंदर, देखो सर ये कर दिया, ये ना करना भैया ऐसा काम, पूरा पढ़ना उसे। ठीक है, सेंटेंस के अंदर यहाँ पे ड्यू टू राइस प्रोडक्शन, तो क्लाइमेट चेंज राइस प्रोडक्शन से थोड़ा होता है दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग से होता है। ठीक है, ये समझो, जब एस के साथ स्टार्ट होना है तो भैया पी गया आर गया। ठीक है, स्टार्टिंग किसके साथ होना है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के बाद में एस क्यू या एस पी, ये दिमाग लगाना बस थोड़ा सा। ठीक है,
द क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्या बनेगा आपके पास, एस से आपके पास ये नंबर 2 वाला सेंटेंस बनेगा, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद आता है कॉजिंग चेंजेस इन रेनफॉल। अब उसके बाद लिखता है इज द न्यू चैलेंज, एक जो इसने एस क्यू बना करके कॉजिंग चेंजेस इन रेनफॉल एक चीज। उसके बाद आता है आपके पास पी वाला ऑप्शन लगा के कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टू राइस प्रोडक्शन, ना टू राइस प्रोडक्शन कहाँ से आ गया, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टू राइस प्रोडक्शन, ना एस पी तो बिल्कुल लिंक नहीं आ रहा है, तो बच्चा ही कौन सा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ये है बच्चों तरीका, इस तरह से काम बनेगा, ठीक है। चलो अगले हिस्से को देखो, फिर से आपके पास कुछ समय है, 30 सेकेंड्स हैं, मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग आंसर निकाल के दीजिए मुझे, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगा टाइम टेबल ज़रूर है, ग्रामर मेरे को आर्टिकल्स करना है, भले उसको मेरे को एक दिन देर से करने को मिले, लेकिन मैं आपको बस वही चीज़ है कि पहले थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट करवा दूँ जो आप प्रैक्टिस में अभी से शुरू कर सकते हो, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो 30 सेकंड्स दिए आपको मैंने, बोर्ड क्लियर है आपके लिए समय, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ आप केजीएस के टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए, आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि नंबर 3 और 4 का आप क्या आंसर लगाएंगे, कोशिश करिएगा, बोर्ड आपके लिए क्लियर है, 30 सेकेंड्स है। और इसके बाद में अगर ये आज पूरा हो जाता है बढ़िया है, फिर अगला अटैक क्लोज टेस्ट पे होगा, जब ये सब सीख जाओगे तो फिर मैं ग्रामर सेशन शुरू करूंगा विकैबुलरी के साथ में, बनाओ आप लोग। चलो बच्चों आंसर देखें, आई होप अपने आंसर आपने लगा दिए होंगे, ठीक है। अब आंसर्स की बात करते हैं, सबसे पहली बात ऑप्शंस पे जाओ, फिर से मैं कहूँगा हमेशा की तरह, ठीक है। चेक करो कि 2 सेंटेंस, वो फर्स्ट और 6 वाला, मैं इसलिए टाइप 2 ज़्यादा लिख के लाया हूँ आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आर क्यू पी एस, चारों ही हैं तो काम आसान है। तो डैड वेंट फिशिंग, पापा जी गए मछली पकड़ने, ठीक है। अब अगला देखो, अगर मैं बताऊँ सो दैट शी, पापा शी थोड़ा है, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो डैड तो मैस्कुलिन हुआ, ठीक है, तो मेल हुआ, और जो मेल है वो अपने लिए क्या लगाता है, ही लगाता है, यहाँ तो शी लगा हुआ है, तो ये पी से तो हो नहीं सकता, हटाओ इसको। वही काम करना था आपको कि 1 2 3 4 और 5 और 6, पहला गिवन था, आखिरी गिवन था, दूसरा सेंटेंस जो है पापा मछली पकड़ने गए, लेकिन पापा स्त्री लिंग थोड़ा है, वो शी थोड़ा उठाएंगे अपने लिए, ठीक है। तो ये गया यहाँ से कैंसिल हो गया, पी का ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे नंबर 2 के लिए। फिर बचता है डैड वेंट फिशिंग बट मॉम स्टेड एट होम, हो सकता है मगर, क्योंकि वो गए और मम्मी घर पे ठहरी, तो एडवर्सेटिव नेचर जरूर बन जाता है। बाकी भी पढ़ लो, डैड वेंट फिशिंग बिकॉज शी वांटेड, कौन है ये शी, पापा शी थोड़ा है, ठीक है, आर गया। फिर बचता है डैड वेंट फिशिंग सर्व हर अ ड्रिंक, ये ड्रिंक कहाँ से आ गया भैया, हर कौन है ये नहीं पता, तो ये बात पक्का है कि भैया यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से भैया एक ही सेंटेंस है बच्चों प्यारे, जब एक ही सेंटेंस है तो क्यों दिमाग लगाना इतना सारा, ठीक है, कोई ज़्यादा पॉइंट सुना मिल जाएंगे, एक ही तो ऑप्शन बना था क्यू आर इसके साथ में, हाँ अगर 2 क्यू आर दिए तो मैं आगे सोचता, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग है ये, लॉजिकल एप्टीट्यूड है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रख के चलो, उसी तरह से सॉल्व करना, ओके। चलो फिर आंसर क्या दिया आपने, डैड वेंट फिशिंग, लेकिन मम्मी घर पे ठहर गई, मॉम स्टेड एट होम, ठीक है। उसके बाद लगता है भाई घर पे ठहरने का कारण क्या था, पी लगा करके, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी देयर व्हेन टेरी अराइव्ड, टेरी एक लड़की का नाम है सपोज, टेरी अराइव्ड, फिर आगे लिखता है एस का इस्तेमाल, ठीक है। टेरी अराइव्ड के बाद में सर्व हर अ ड्रिंक एंड सम बिस्किट्स एंड मेक हर फील एट होम, मतलब किसी को आराम से क्या ना कंफर्ट पहुंचाना, तो क्या मुहावरे का बनता है, कंफर्ट, किसी को आराम देना है, कंफर्ट देना, गिव कंफर्ट, ठीक है, आराम पहुंचाना किसी को, तो क्या मेहमान नहीं आता, कहते हैं फील एट होम, घर जैसा समझो अपने, तो वो चीज़ का यूज़ करा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी लगाना पड़ेगा ना, मैंने कहा था सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलो नंबर 4 पे देखिए आप लोगों ने आंसर क्या दिए हैं। सबसे पहली बात आता है कि वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने सब जगह ढूंढा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सेंटेंस को देखो जरा, यहाँ पे आपके पास आर क्यू पी एस चारों ही हैं, ठीक है। अब देखो वी सर्च एवरीवेयर एंड अमंग द मैगजीन्स, सर्च एवरीवेयर के बाद में एंड कहाँ से आ गया, तो भैया पी तो मैंने हटा दिया, हमने हर जगह ढूंढा, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, ये एंड तो जोड़ने का काम करता है ना, ये एंड अमंग्स द मैगजीन्स कैसे बन सकता है, एंड तो लिंक करने का काम करता है, कि यहाँ पे हमने एवरीवेयर ढूंढा, लेकिन क्या लिंक करा फिर आपने उसको एंड से, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं बनती है। अब क्या देखो बनता है आपके पास, यहाँ पे भी एंड बुक्स बट समीर कुड नॉट फाइंड, ठीक है, वी सर्च एवरीवेयर एंड यहाँ पे भी एंड दे दिया, आर भी हट जाएगा इस वजह से, ये भी गया, ठीक है। तो या तो आंसर एस से स्टार्ट होगा या ये क्यू से स्टार्ट होगा। और एक चीज़ और है, कभी कभी आपको अगर दिक्कत आए ना, तो आप इसको रिवर्स चेकिंग कर सकते हो। रिवर्स चेकिंग मतलब क्या है,
ये देखो कि S6 के पीछे जो 5वें नंबर पे सेंटेंस है ये कौन होगा, ऐसे भी पेयरिंग निकाली जा सकती है। ठीक है, 5वें नंबर पे सेंटेंस कौन होगा, इसको भी पेयरिंग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ट्रेस ऑफ हिज वॉलेट। अब देखो सेंटेंस के अंदर समीर कुड फाइंड नो, दिख रहा है आपको, समीर कुड फाइंड नो, नो के बाद क्या है, ट्रेस, मुहावरा क्या बनता है, नो ट्रेस ऑफ, मतलब वो लोकेट ही नहीं कर पाया उसको, वो ही वॉज अनेबल टू लोकेट। ठीक है, वो उसको कहाँ रख दिया उसने, वो ही नहीं पहचान पाया, तो ही फाउंड नो ट्रेस ऑफ, ये पूरा मुहावरा लग के चल रहा है भैया। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसमें बच्चों प्यारे फिर से क्या लगा, नो ट्रेस ऑफ किस चीज का, उसके वॉलेट का। तो ये बात पक्की हो जाती है कि जो 5वें नंबर पे सेंटेंस है वो कौन होगा, वो आर होगा। अब ये देखो कि यहाँ पे आर पे एंडिंग किस पर हो रही है, आर पे एंडिंग किस पर हो रही है, आर पे एंडिंग हो रही है देखो यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी वाला। ठीक है, ऐसे करके, ये मैंने आपको एक और तरीका बताया रिवर्स करेक्शन करने का, रिवर्स अरेंजमेंट करने का। ठीक है, जैसे जैसे कमांड बनेगा ना आप लोग, तो आप S1 से भी बना पाओगे, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप S6 से रिवर्स में भी बना पाओगे, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज़रूरी है करनी है हमारी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन का सेट और करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर देखते हैं टाइम के हिसाब से कितना बचता है, और फिर अगली अगली क्लास में फिर देखेंगे उसको आगे बढ़ा करके। 10 मिनट करीब है अभी हमारे पास, 10 मिनट की अभी वीडियो और चलेगी आपकी ये, और उसके बाद में फिर अगली क्लास में जब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, जो आपको क्लास 3 मिलेगी, उसके अंदर फिर से PQRS की और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं, और आपका क्लोज टेस्ट करवाऊंगा। जब वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका अगला काम स्टार्ट होगा, वो रहेगा आपका ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर और विकैबुलरी का, वो आपके फिर रूटीन टाइम टेबल आ जाएगा, एक नॉर्मल टाइम टेबल, और फिर वीकली टेस्ट भी हुआ करेंगे, जैसे मैंने कहा था मॉक टेस्ट हैं, तो अग्निवीर को मेन ध्यान रखते हुए मॉक टेस्ट रखूंगा अभी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। आपको तो मजे आ गए, आपको तो 30 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, 30-35 दिन एक्स्ट्रा आ गए आपके, पेपर पोस्टपोन हो गया है, तो आपके लिए तो और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और जम के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं खासकर। ठीक है, तो चलो आंसर निकालो भैया, इसमें 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, बोर्ड क्लियर है आपका। ठीक है, 5 और 6 के आंसर दीजिए, कोशिश बनाएं। PDF आपके पास अपलोड हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, बोर्ड क्लियर था आपके लिए, अब मैं आंसर्स बोल दूं आपके लिए, आंसर क्या लगने चाहिए उसकी बातें करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं भैया 5वें नंबर सेंटेंस पे, तो इसमें हमारे पास बच्चा पार्टी क्या लगना चाहिए भैया, जरा बात करते हैं। द पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, लोगों को ये सूचित किया जाता है कि, इन्फॉर्म्ड के बाद में क्या लगता है, डैट लगता है, की का सेंस किससे निकलेगा, डैट से निकलेगा। अब ढूंढो डैट का है। ठीक है, एक तो दिख रहा है मुझे लगा हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लो भैया। ठीक है, एक दिया आपके पास PSRP, क्यू से ना नहीं स्टार्ट हो रहा है, वही काम देखो हमेशा करना, 1 2 3 भाई 4 5 और 6, इससे ना थोड़ा सा मेंटली इंसान रिलैक्स हो जाता है इस तरह से करने के बाद में। तो आपने नंबर 1 लगा दिया, आपको गिवन था, अब नंबर 2 ढूंढना था। अब नंबर 2 किसके साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यू से तो कम से कम वो स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, कि वो 3 4 5 पे आ सकता है, लेकिन नंबर 2 पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो नंबर 2 से अब निकालो, सेंटेंस के अंदर क्या निकलता है आपके पास, अगर मैं लिखता हूँ द पब्लिक इज बाय इन्फॉर्म्ड, अब पहले मेरे को डैट मिल रहा था आर से, तो पहले आर से बना लेते हैं, क्योंकि इन्फॉर्म डैट का पेयरिंग होता है, डैट द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिर पी लगा रहा है ये। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, देखो रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, द रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के बाद में क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो ये रहा, इज ऑर्गेनाइजिंग, पी भी मैच हो रहा है। ठीक है, RP मैच हो रहा है पूरा। ठीक है, एन आई डोनेशन कैंप किसके लिए कर रहा है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, अबाउट, अवेयरनेस किसके बारे में होती है, अवेयरनेस के साथ में फिक्स प्रपोजिशन क्या होता है, अबाउट होता है। देखो चेन है पूरी, मैंने कहा ना एक हिस्सा खींचोगे पूरी चेन खिंचती चली आएगी आपके पास। ठीक है, बस आपको उतना लॉजिक आना चाहिए। ठीक है, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगाया यहाँ पे आपने, फिर से आंसर के अंदर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी लगना चाहिए था। ठीक है बच्चों, ये आपने फॉलो करा, और आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में फिर यहीं से आगे कैरी करवाऊंगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, टाइम टेबल जो रहेगा वो आपका पूरा वैलिड वैसे ही हो जाएगा। तो अब देखिए नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 6 में क्या बता रहे हैं जरा देखें, मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश। ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ये किताबी कीड़ा बनाती है बच्चों को, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन देखिए R Q और P, हमारे पास नंबर 2 सेंटेंस जो है
ऐसे बना लिया मैंने। जो नंबर 2 है मेरे पास किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, वो एस से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज बुकिश। और ध्यान रखना मेरे को उल्टा बनाना भी आता है सेंटेंस के अंदर, है ना। तो डज नॉट हेल्प स्टूडेंट्स अर्न देयर लिविंग्स, ये भी ध्यान रखना। डज नॉट तो मतलब इसके पीछे नाउन क्या लगा होगा, सिंगुलर लगा होगा। इसके पीछे जो नाउन रहा होगा वो सिंगुलर रहा होगा, ठीक है, या प्रोनाउन रहा होगा तो सिंगुलर रहा होगा, ठीक है। अब आ जाइए ऑप्शन में आर से शुरू करके देखते हैं पहले, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इस बुकिश एंड डिवोर्स फ्रॉम, हो सकता है वो बटी हुई है, एंड डिवोर्स फ्रॉम, पी लगा रहा है फिर ये, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, फिर क्यू लगा रहा है, इम्पोर्टेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फिर एस लगा रहे हैं बंदा ये, कहते हैं कि दैट द सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन डज नॉट हेल्प स्टूडेंट्स टू अर्न देयर लिविंग। एक ये दिया आर से, आरपी तो लगा के दे ही दिए थे ऑलरेडी इन्होंने, ठीक है। फिर बचता है क्यू से एक बना के देख लो अगर, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज बुकिश, इम्पोर्टेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फिर बोल दिया एस लगा करके डैट द सो कॉल्ड लिबरल। तो ये देखो ना मिसमैच हो रहा है, कोई सेंटेंस का लिंक ही नहीं लग रहा है इधर, तो क्यू वाला हिस्सा तो भैया नहीं चाहिए। पी से बना के देख लो एक बारी, लॉजिक आना चाहिए था उसका बस, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज बुकिश, लेकिन पी लगा रहा हूँ मैं। पी के साथ में क्या बोलता है, द हार्श रियलिटीज, बुकिश के बाद में द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ का मतलब ही क्या है, तो पी नहीं चाहिए। तो ये बात पक्का हो जाती है कि ये सेंटेंस ना ये ऑप्शन नंबर बी से बनेगा ना ये डी से बनेगा, ये दोनों ऑप्शन तो रद्द हो गए। बचा क्या, आरपी, आरपी भाई उसने पहले लगा के दे दिया है, तो क्या लगता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज बुकिश, ठीक है। उसके बाद लिखता है पी लगा करके, ठीक है, तो इसके अंदर बुकिश के साथ में आरपी, रुको जरा, मॉडर्न एजुकेशन में बुकिश द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, आर आएगा ना पहले, एंड डिवोर्स फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आज के पास बचता है डैट द सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन, ठीक है, एक ये देता है इम्पोर्टेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लिबरल एजुकेशन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। लिबरल एजुकेशन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वर्ब सिंगुलर आता है, तो क्या बनना चाहिए था, द सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन, ठीक है, डज नॉट हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है, अर्न देयर लाइवलीहुड, कि उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कि उनको रोजी रोटी वाली प्रैक्टिकल अप्रोच मिले, उनको किताबी कीड़ा बनाया जाता है, किताबों तक लिमिट रहते हैं, उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो इस वजह से जो इसका आंसर की लगना चाहिए था बेटा जी, वो सी लगना चाहिए था। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा तरीका था, ठीक है। बस आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा आपके लिए। जो अगला लेक्चर होगा आपके पास, टाइम टेबल आपको पता ही है अग्नि सीरीज का, हमारे पास एक टाइम टेबल सिस्टम है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा मैं पहले क्लोज टेस्ट सिखाऊंगा, ये वाला हिस्सा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा, क्लास 3 के अंदर आएगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्लास 3 में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसका मैं मेथड बताऊंगा आपको पहले कि क्लोज टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे ग्रामर पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग कमर बांध लेंगे किस चीज़ के लिए भैया, अपनी ग्रामर वर्क करने के लिए। ग्रामर वर्क के अंदर मैं आपको शुरू करवाऊंगा चैप्टर किसके साथ में, चैप्टर ऑफ आर्टिकल्स और इसके गोल्डन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। तो बच्चों ये आपका सेकेंड क्लास के आज खत्म हुई हमारी। थर्ड क्लास जो हमारे पास रहेगी, तीसरा लेक्चर जो रहेगा उसमें हमारी ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस में रखोगे, ठीक है। जितना भी अभी मैंने आपको काम कराया है इसकी आप ढंग से डिटेल का रिवीजन करोगे, ठीक है। कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे, उस चीज़ के बारे में मुझे बताओगे फ़ौरन के सर ये चीज़ आपको दोबारा बतानी चाहिए, ठीक है। वो काम रिपीट होगा आपके लिए, ऑलराइट। सो चलो फिर इसी नोट पे आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तब तक अपने घर पे स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए, पढ़ाई जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा एग्जाम बहुत देर से होगा तो आराम से टाइम हो जाएगा, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो कहते हैं ना वो रेत होती है हाथ में, जब फिसलती तो पता नहीं चलती, सेम इज द केस विद दिस थिंग कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और रोज जुड़ना है क्लासरूम में। चलिए इसी नोट पे आज रुकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए बच्चे हैं तो। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।